नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमलाकर पांडे। हम पहली यूनिट फिनिश कर चुके हैं। जी हाँ, दिस इज लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 है। पहली यूनिट यानी कि हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग वाली यूनिट हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 की तो क्या ही बात करें, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। कौन सी यूनिट है सर? ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो यूनिट नंबर 2 इज ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज हम यहां पे करेंगे। बहुत सारे कोड यूज होते हैं इसमें, जैसे IRC 73 यूज होता है, IRC 66 यूज होता है। क्या क्या कोड यूज होते हैं? कोड पे बेस्ड डेटा, कोड पे बेस्ड इंफॉर्मेशन भी मैं आपको यहां पे देता रहूंगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन किसका? ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज का ज्योमेट्रिक डिजाइन, यानी कि हाईवेज की क्या बनानी है हमको? ज्यामिति बनानी है। क्या बनाना है? राजमार्गों की ज्यामिति बनानी है, ज्योमेट्री बनानी है। ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री होती है विजिबल फीचर। तो मतलब जो हमको दिख रहा है, पहली क्लास में याद करो, विजिबल फीचर। तो विजिबल फीचर जो रोड का है, विजिबल फीचर ऑफ रोड जो है, वो हम किससे डिजाइन करेंगे? ज्योमेट्री में। जो हम देख पाते हैं, वो फीचर, वो क्वालिटी जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, वो हम यहां डिजाइन करेंगे। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, स्लोप, विड्थ, थिकनेस, सब कुछ जो हम विजिबली देख पाते हैं, विजिबली जो हम फील कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में लगातार पूछा जाएगा। इजी भी है। तो मैं आपको एक बात कह दूं, इजी भी है। और क्लास में अब जब आपको ये मैं करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है और सर हमसे सारे सवाल बनने लगे हैं। लेकिन रोड की डिजाइन करने से पहले, बिफोर डिजाइनिंग द रोड बनाने से पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो रोड है जिनको हम डिजाइन कर रहे हैं, इन पे जो गाड़ियां चलेंगी, जो व्हीकल चलेगा, व्हीकल की क्या डायमेंशन होगी। पहले तो ये बता दो कि इन पे जो गाड़ियां चलती हैं वो कैसी होती हैं। यानी कि पहले आप बताएंगे व्हीकल कैसा होता है। दूसरा, ये जो रोड बनने हैं, ये जो रोड हम बनाएंगे, ये रोड कैसी जमीन पर बनाएंगे, कैसी जगह पे बनाएंगे, कैसे टेरेन पे बनाएंगे। तो दो चीज हमको यहां पे पढ़ना है। पहले, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड करने से पहले तो ये पढ़ना है कि जो व्हीकल है उसके क्या साइज हैं, उसके क्या डायमेंशंस हैं। ठीक है। दूसरा, हमको यह पढ़ना है कि जिस टेरेन में, जिस जगह पे हम क्या बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, वो जगह या वो टेरेन कैसी है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं रोड के डिजाइन व्हीकल की बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, आई विल टॉक अबाउट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल। जो हमारे पास वाहन है, उस वाहन के मैक्सिमम लेंथ की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है किसी गाड़ी का? तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब तक हम गाड़ी की लंबाई नहीं जानेंगे तब तक हम, यार लंबाई या चौड़ाई, चलो विड्थ बताता हूं पहले आपको। इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है विड्थ है, तो पहले मैं विड्थ बताता हूं। तो जब तक गाड़ी की चौड़ाई हम नहीं जानेंगे तब तक हम सड़क की चौड़ाई कैसे डिसाइड करेंगे? बोलो हाँ। तो सड़क की चौड़ाई, सड़क की विड्थ बनाने से पहले आप ये तो पता कर लो कि जो गाड़ी उस पर चलेगी उसकी चौड़ाई क्या है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ दैट व्हीकल? कितना है सर? 2.44 मीटर है। 2.44 मीटर। इससे ज्यादा वाइड नहीं हो सकता। कैसे, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। एक जो रोड की लेन होती है ना माय डियर, एक जो रोड की लेन होती है ना, अगर हम जनरली बात करें तो वैसे तो सिंगल लेन 3.75 होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं एक लेन की बात करूंगा, सिंगल लेन की बात करूंगा, तो आप ये बात याद रखिएगा कि सिंगल लेन 3.5 मीटर का होता है और उसमें अगर 2.44 मीटर का क्या कर दोगे, आप व्हीकल दे दोगे, तो थोड़ी बहुत जगह खाली रहेगी। तो थोड़ी बहुत जगह खाली रहनी भी चाहिए, ये मार्जिन जो है, आप समझिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसी को ध्यान में रखते हुए, थोड़े थोड़े दोनों साइड में मार्जिनल जगहों को ध्यान में रखते हुए, हमने जो चौड़ाई या रोड गाड़ी की जो फिक्स कर रखी है, वो फिक्स कर रखी है 2.44 मीटर। इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। अब मैं ये नहीं कहता कि हर गाड़ी इतने की होती है। ठीक है भाई, कोई कार है जैसे ऑल्टो है तो वो पतली होती है, उसकी इतनी चौड़ाई नहीं होती। अगर आप फॉर्च्यूनर की बात करें तो उसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऑल्टो की लंबाई कम होती है, फॉर्च्यूनर की लंबाई ज्यादा होती है, ट्रैक्टर की ऊंचाई होती है,
बस की ऊंचाई होती है तो देखो वहां पे आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्हीकल मिलेंगे, कहां पे, रोड पे। लेकिन हमको मैक्सिमम लिमिट तय कर देनी है कि कोई कुछ भी बनाए, कोई कैसा भी गाड़ी डिजाइन करे। देखो इंडिया में हम इससे ज्यादा अगर विड्थ आप गाड़ियों की देंगे तो फिर क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये फिक्स कर दिया है, तो मैक्सिमम है ये, ऐसा नहीं है कि सब गाड़ी इतने की होगी, नहीं, गाड़ी जो होगी ज्यादा और कम की भी हो सकती है। सेकंड बात करता हूं मैक्सिमम लेंथ, या चलो मैं बात करता हूं हाइट ऑफ व्हीकल, लेंथ बात करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल, व्हीकल जो है, जो वाहन है उसकी ऊंचाई कितनी है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल, वाहन की ऊंचाई कितनी है। अब सर मैक्सिमम बोल रहा है ना, तो यह है 4.7 मीटर, और यह मैक्सिमम आपको हमेशा नहीं मिलेगा। दिस इज इन केस ऑफ डबल डेकर बस। आपने 2 तल्ले वाली बस देखी है, डबल डेकर ट्रेन तो देखी होगी, जयपुर से दिल्ली चलती है, ठीक है। तो 2 फ्लोर की बसें, तो जो 2 फ्लोर की बसें होती हैं वो अपने आप बहुत ऊंची होती है, तो वो मैक्सिमम लिमिट है, वो भी उस केस में, आप समझ रहे हो, वो मैक्सिमम लिमिट होती है उस केस में। कितनी सर, मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 4.7 मीटर। सर बहुत ज्यादा ऊंची हो जाएंगी बसें तो होगा क्या, अगर बहुत ज्यादा ऊंची हो जाएंगी बसें मान लो, तो क्या होगा माय डियर कि जब वो बसें बहुत ऊंची हो गई, डायमेंशन जब क्या हो गया, ऊंचा हो गया, तो उसका सीजी भी ऊंचा हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा हो गया तो कहीं पे भी हल्का सा भी टर्न लेगी ना, तो सीजी के अबाउट ही पलट जाएगी। सीजी से क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और पलट जाएगी। तो जो ऊंची बसें हैं ना, उनमें जरा भी लेटरल लोड लगेगा ना तो वो पलट जाएंगी, क्योंकि ऊंचाई ऊंची होने से उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंची हो जाती है। तो टर्निंग करने में या किसी कर्व में बहुत समस्या होगी, इसको याद रखिएगा इस बात को। तो मैक्सिमम हाइट फिक्स कर दी है कितनी, 4.7, वो भी गाड़ियों के लिए नहीं, ये तो एक्सट्रीम का भी मैक्सिमम, मतलब अगर आपके पास 2 तल्ले की बस है तब 4.7 मीटर की कार थोड़ी ना होती यार, 4.7 मीटर से कम तो एक फ्लोर होता है बिल्डिंग का, तो एक फ्लोर से भी ऊंचा है ये, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत ऊंचा अगर आप बना दे रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो बहुत ऊंची समस्या है। सर क्या समस्या है, देखिए आप अंडरपास से जाएंगे, प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि अंडरपास तो हाइट 2.5 मीटर 3 मीटर तक के लिए बना है, आपने बस बना दी बहुत ऊंची, नहीं जा पाएगा। या कुछ ऐसे इलाके जहां पे बिजली के वायर हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वो सब चीजें नहीं हो पाएंगी। तो ऊंचाई आपको मैक्सिमम याद रखनी है कितनी, 4.7 मीटर। अगर मैं थर्ड टर्म पे बात करता हूं, लंबाई, सर लंबा कितना रख सकते हैं, आपने ऊंचाई और चौड़ाई तो बता दी, लंबाई के बारे में बताइए। तो जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल है, सर जो लंबाई है गाड़ी की वो कितनी होगी, तो देखिए ये होगी 18.3 मीटर। सर 18 मीटर की कौन सी गाड़ी हो गई, मैंने कहा बेटा ये मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम, ये एक्सट्रीम केस में। और वही मैं कह रहा हूं ना कि एक्सट्रीम केस कौन सा केस है, इन केस ऑफ ट्रैक्टर, इवन इन केस ऑफ ट्रैक्टर ट्रेलर अरेंजमेंट, ट्रैक्टर ट्रेलर अरेंजमेंट के केस में, ये कौन सी अरेंजमेंट है, ट्रैक्टर ट्रेलर, बहुत एक्सट्रीम केस है, मतलब ट्रैक्टर ट्रेलर अरेंजमेंट होगा तब जाके आपकी जो क्या होती है, लंबाई 18.3 मीटर रखनी है। सर इससे नुकसान क्या होगा, अरे इससे नुकसान होगा जब बहुत लंबी गाड़ी रख दोगे, ठीक है, ठीक है, मान लो आपने बहुत लंबी गाड़ी रख दी और ये आपके पास क्या है, कोई चौराहा है, स्क्वायर है, और आपने 20 मीटर की गाड़ी रख दी, बना दी, ठीक है। अब यार जब 20 मीटर की गाड़ी बना दी है तो ये टर्न कैसे लेगी, यहां पे टर्निंग में प्रॉब्लम होगी ना। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है गाड़ियों की, फिक्स कर दी जाती है। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सर ये चौड़ाई। इतना इनसे क्वेश्चन जो है नहीं पूछता, इसके आसपास होता है, आप बता लोगे, लेकिन जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है चौड़ाई। आप 2.5 मीटर भी कहीं कहीं लिखा होगा तो भी आप ले लीजिएगा, 2.44 का मतलब है 2.5 मीटर। तो आप ये लेमन लैंग्वेज में अपने दिमाग में इतनी सी बात रखो कि 2.5 मीटर के आसपास की गाड़ी की अधिकतम चौड़ाई होती है। ये तो बात हुई किस बात की, सर जो गाड़ी चलेगी कहां पे, हमारे
रोड पे, उस गाड़ी के डायमेंशन क्या है, डायमेंशन। अभी मैंने ये इस बात नहीं की है कि गाड़ी में कितना वजन होगा, नहीं होगा। अब जो भूभाग है, जो टेरेन है, जो भूभाग है, जो टेरेन है, जिसपे क्या होगा, जिसपे रोड बनाएंगे, वो जगह कैसी है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि मेरे पास, सपोज दैट आई एम टेकिंग हियर, आई एम टेकिंग दिस एज अ एक जमीन है मेरे पास, दिस प्लेन पेज इज अ पीस ऑफ लैंड, इज अ भूभाग, ठीक है। अब आपको इससे एक रोड बनानी है। मान लो ये ब्लैक कलर की जो मेरे पास पेन है, ये रोड है, और आपको ये रोड बना देनी है। आप जस्ट ट्राई टू नोटिस हियर, मैंने क्या बना दिया, रोड बना दी। सर अब इसमें एक समस्या हो सकता है, अभी आपको जमीन कैसी दिख रही है, एकदम फ्लैट। अभी रोड कैसा दिख रहा है, सर रोड तो फ्लैट बनाना ही पड़ता है सीधा। हो सकता है ये जमीन कैसी होती, तिरछी होती, तो भी रोड मुझे वैसे सीधा बनाना पड़ता। रोड और तिरछी होती, जमीन और तिरछी होती। ये व्हाइट प्लेन ऑफ पेपर इज अ पीस ऑफ व्हाट, व्हाइट प्लेन ऑफ पेपर इज अ पीस ऑफ लैंड, भूभाग, समझिए, टेरेन। और इस पे आपको एक जमीन बनानी है, तो दिस टेरेन, ये जो भूभाग है, ये ऐसा भी हो सकता है और स्लोपी हो सकता है फ्लैट हो। सर ये जमीन तो कैसी भी हो सकती है ना, रोड वहां से निकालना है हमको, वी हैव टू पास आउट द रोड फ्रॉम दैट। समझ आ रहा, ये जमीन तो सर वो क्रॉस स्लोप कितना है आप समझो। अगर ये जमीन मेरे पास, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये जमीन मेरे पास ऐसी है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, और मुझे रोड लेके जानी है, देखो ये स्लोपी है जमीन, तो रोड ले जाने के लिए भी तो मुझे तो कट करना ही पड़ेगा। व्हाट आई विल डू, मैं यहां पे क्या करूंगा, रोड ले जाऊंगा, तो जमीन को थोड़ा सा कट करके यहां पे और अच्छे से बनाऊंगा। तो जो देखो रोड तो मैंने स्ट्रेट बनाया, सर रोड तो कैसा बनाया मैंने, स्ट्रेट बनाया, ठीक है। लेकिन जमीन कैसी थी सर, जमीन तो स्लोपी थी। क्यों स्लोपी थी, क्योंकि जमीन का स्लोप देखो सर, ये लेवल पे नहीं थी जमीन, ठीक, लेवल पे नहीं थी सर। ये जमीन जानते हैं कैसी थी, लाइक दिस, और उस पे हमने भले स्ट्रेट बना दी गाड़ी, रोड, क्योंकि अब आप रोड भी तो तिरछी बनाओगे नहीं, वो तो एक सेपरेट केस है सुपर एलिवेशन वगैरह का। तो वो जमीन कैसी, जगह कैसी है, और उस जगह का क्रॉस स्लोप आप देखो ना, आपको दिख रहा होगा यार, ये स्लोप नहीं दिख रहा जमीन का, ये स्लोप नहीं दिख रहा, तो रोड उसमें जाएगा, खत्म काम। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर, ठीक है। तो मैं यहां कह रहा हूं इसके 4 लेवल हैं, इसके 4 क्लासिफिकेशन है, 4 लेवल है, उन चारों लेवल पे मैं बात यहां से करूंगा। सबसे पहले जो रोड होती है, जो आपको जाननी है, दैट इज अ प्लेन और लेवल रोड, ठीक है, प्लेन या लेवल रोड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लेन या लेवल, ठीक है, उसके बाद रोलिंग, फिर उसके बाद सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा, माउंटेनियस या हिली, और उसके बाद स्टीप। सर ये बार बार यूज होगा, आप ध्यान से देखना। और इस रोड की, इस जगह की जो क्रॉस स्लोप है, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी ऐसे याद रखेंगे, क्रॉस स्लोप है वो कितना है, बताता हूं कितना है। 0 से 10% का क्रॉस स्लोप होगा अगर प्लेन या लेवल होगा, 10 से 25% का क्रॉस स्लोप होगा अगर क्या होगा, इफ इट वुड बी रोलिंग, 25 से 60% का क्रॉस स्लोप होगा इफ इट इज माउंटेनियस, और ग्रेटर देन 60% का क्रॉस स्लोप होगा तो होगा स्टीप। सर ये क्या बता रहे हो यार, ये क्या कह रहे हो, 10%, 20%, 25%, थोड़ा सा इलाबोरेट कर दो सर जी। देखो इलाबोरेट करता हूं, मान लो मैंने इसी टेरेन की बात की, मेरे पास इस तरीके का जगह थी, जमीन कैसी है, रोड जानी है सर इस जमीन से, आप समझ, इससे रोड जानी है, तो रोड तो मैंने चलो सीधी सादी जो भी थी बना दी। अब इस जमीन का डायमेंशन देखो, एक तरीके से क्या बना, ट्रायंगल बना। सर मैं 10% आपको दिखाना चाहता हूं, इस जमीन की जो स्लोप है अगर 1/10 है, तो स्लोप कितना हुआ 1/10 सर, इंटू 100 किया परसेंटेज 10%, तो 1/10 तक का स्लोप है, इसका मतलब है 10%, और 10% बाउंड्री होती है प्लेन और रोलिंग के बीच की। एग्जैक्ट 10 नहीं बोल रहा है आपको, 10 तक प्लेन, उसके बाद रोलिंग, 25 तक रोलिंग, उसके बाद माउंटेन स्टीप। तो 25 इज अ बाउंड्री, इधर प्लेन इधर रोलिंग, ठीक, 10, ठीक। वैल्यू याद रखिएगा, इंडियन रोड कांग्रेस में डायरेक्टली बोला गया है, वैल्यू याद रखिएगा, इंडियन रोड कांग्रेस में डायरेक्टली बताया गया जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार पूछा गया एग्जाम में, लगातार पूछा गया एग्जाम में, प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस और स्टीप, लगातार पूछा गया परीक्षा में,
बिल्कुल। मतलब क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस, वो जगह कैसी है? सर जगह स्लोपी है, रास्ता तो बनाना पड़ेगा सीधा साधा। पहाड़ों को कट करके ऐसा रास्ता बनाते देखा है? बोलो, देखा है ना? ये वही है, ये वही है, ये वही है। पहाड़ों को कट करके क्या बना दिया? रास्ते बना दिए गए। क्या है? तो सर जमीन कैसी थी? ऐसी थी। गाड़ी कैसी है? ऐसी है। जमीन कैसी थी? वैसी थी। व्हीकल कैसा है? ऐसा है। अगर सर व्हीकल ऐसा है, जमीन ऐसी है, तो अब चालू हो जाओ रोड बनाने के लिए। और रोड बनाने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट पे बात करता हूं, कुछ बेसिक एलिमेंट पे बात करता हूं। ठीक जी सर जी, बेसिक एलिमेंट्स बताइए। बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स बताइए। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। अब कुछ बेसिक एलिमेंट में सबसे पहले तो घर्षण नियतांक। सर इतना रट लो ना, इतना रट लो कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना रट लो कि बिल्कुल एकदम आ जाए परीक्षा में ना तो एकदम धुआं धुआं कर दो। क्यों? इतना यूज होगा ना, ये इतना यूज होगा कि आपके पास आइडिया नहीं है कितना यूज होगा ये। सर बेसिक एलिमेंट में पहला जो आप देख रहे हैं यह है फ्रिक्शन। फर्स्ट बेसिक एलिमेंट इज व्हाट? फ्रिक्शन। जो मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, घर्षण। सर क्या है? घर्षण या फ्रिक्शन इज द फर्स्ट बेसिक एलिमेंट। सर पार्श्व घर्षण, पार्श्व यानी लेटरल, ठीक है, और या फिर और लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्ध्य। देखो बताता हूं कैसे। ये रोड अगर है, ठीक, अगर आप सीधे जा रहे हो तो ये कौन सी डायरेक्शन है? लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुप्रस्थ नहीं, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल। तो इस वक्त पहियों में जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा लेटरल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। याद रखिए, लॉन्गिट्यूडनल, आई एम सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है। अगर आपकी रोड की डायरेक्शन इधर है, सुनो ध्यान से, ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके रोड की डायरेक्शन इधर है और किसी वजह से फ्रिक्शन इधर लग गया तो ये होता है लेटरल डायरेक्शन, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब बच्चों के मन में तुरंत सवाल आया, अरे सर जब रोड लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में है, सुनना सर, जब रोड लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन लेटरल कैसे लग जाएगा? सर फ्रिक्शन लेटरल लगता है कर्व में। कैसे? देखो, ठीक है मानता हूं, देखो सर रोड तो लॉन्गिट्यूडिनल है, हां, लेकिन जैसे ही तुम क्या करते हो, कर्व में आते हो, हॉरिजॉन्टल कर्व में आते हो। अरे रोड हर जगह स्ट्रेट थोड़ी ना है कि रोड एकदम स्ट्रेट है, रोड टर्न भी तो होती है। तो जैसे ही रोड टर्न होती है यानी कि एक कर्व में रोड आती है तो बाहर की तरफ क्या लगने लगता है? सर बाहर की तरफ लगता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस डायरेक्शन में क्या लगने लगती है? लेटरल फ्रिक्शन। याद रखिएगा, तो बाहर की तरफ लगने लगता है क्या? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसके वजह से क्या लगने लगती है? लेटरल फ्रिक्शन या फिर पार्श्व घर्षण नियतांक। कॉफिशिएंट कितना है नियतांक, वो मैं आपको बताऊंगा वैल्यू, ठीक है। और जब आप सीधे डायरेक्शन में जाते हो तो सीधे में जो लगता है वो लगता है लॉन्गिट्यूडिनल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वाले की रेंज तो है फिक्स, 0.35 से 0.4, इसकी एक रेंज है। मैं बता दूंगा कब 0.35 कब 0.4 बता दूंगा जब मैं एसएसडी में IRC 66 ओपन कराऊंगा, दिख जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। वो मैं इसकी वैल्यूज बता दूंगा। जब आप भूल जाओ ना तो वैसे 0.35 ले लिया करो, न्यूमेरिकल में सवालों में सवाल भी करेंगे, घबराओ मत जरा भी। लेकिन इसकी वैल्यू पक्की है। सर कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये जो लेटरल वाला फ्रिक्शन था ना, लेटरल मतलब सर ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, सर ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, इसके ये वाली जो डायरेक्शन है ये लेटरल है, समझ रहे हो। तो लेटरल वाले की वैल्यू कितनी है? 0.15, ये फिक्स है सर, ये नहीं बदलेगी कभी, याद रखिएगा, ये कभी नहीं बदलेगी, ठीक। ये एज पर द स्पीड बदल सकती है, लेकिन जो भी होगा वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट कहता हूं कि फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन जो है ना माय डियर, बिना फ्रिक्शन के तो कुछ हो ही नहीं सकता, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो गाड़ी चल रही है तो रुक ही नहीं पाएगी, और रुकी हुई है तो चल ही नहीं पाएगी, देख लो। सर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, आप समझ रहे हो, तो चल ही नहीं पाएगी, सॉरी।
फ्रिक्शन कम है, एकदम स्मूथ कर दिया, एकदम एकदम मक्खन जैसी रोड बना दी। हालांकि मक्खन जैसी का मतलब मक्खन नहीं होता, उसमें कॉफिशिएंट रहेगा। एकदम स्मूथ, ग्रीस लगा दिया, तेल ही तेल डाल दिया रोड में, जो चल रहा है वो कभी रुकेगा और जो रुका हुआ है कभी चल पाएगा? नहीं। फ्रिक्शन इतना ज्यादा कर दिया, इतना रफ कर दिया, इतना रफ सरफेस बना दिया कि बेचारा आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, समझ रहे हो, चल ही नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब है, देखो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, फ्रिक्शन की जो कहते हैं ना कि जो वैल्यू है, वो वैल्यू ना एक फिक्स होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कर दोगे ना तो भी दिक्कत है, बहुत कम कर दोगे तो भी दिक्कत है। स्लिप होने लगेगा, स्किड होने लगेगा, ठीक है, और फिसलन होने लगेगी। और फ्रिक्शन की एक फिक्स वैल्यू होती है, वो डिजाइन की जाती है, चेक की जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ जब फ्रिक्शन चलने के लिए भी जिम्मेदार है, फ्रिक्शन रुकने के लिए भी जिम्मेदार है, तो ये पक्की बात है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि फ्रिक्शन चलने रुकने दोनों के लिए जिम्मेदार है। तो जो फ्रिक्शन यूज हो रहा है आप उसको देखिए कि उतना डिजाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए आप दो तीन चीजें दिमाग में रखो कि फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रोड पे चलना है, रुकना है, घर्षण जरूरी है, फ्रिक्शन जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रिक्शन की अगर इनसफिशिएंट मात्रा हुई, फ्रिक्शन की अगर इनसफिशिएंट क्वांटिटी हुई तो समझ लीजिए दिक्कत होने वाली है, फिसलन होने वाली है। इसीलिए एक परफेक्ट वैल्यू भी होनी चाहिए। अभी लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्रिक्शन की कुछ वैल्यूज फिक्स कर दी गई हैं। लेटरल डायरेक्शन माने सीधा सीधा जिधर रोड जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल माने परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में। वो कब होता है? जब कर्व में आते हैं, ठीक है। एक वर्ड यहां लिखा है मैंने कि एडिक्वेट फ्रिक्शन, पर्याप्त घर्षण की अगर कमी है या लैक ऑफ एडिक्वेट फ्रिक्शन है तो क्या होगा सर? दो चीज होगा, या तो क्या होगी, स्किडिंग होगी, और या तो क्या होगी, स्लिपिंग होगी। तो क्या होगी? या तो सर क्या होगी, स्किडिंग होगी, या तो क्या होगी, स्लिपिंग होगी। तो अब आपको यह समझना है कि स्किडिंग और स्लिपिंग क्या होती है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्किडिंग एंड व्हाट इज द स्लिपिंग। ठीक, चलिए समझते हैं व्हाट इज स्किडिंग, व्हाट इज स्लिपिंग। तो अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? स्किड और स्लिप की। तो मैंने अभी तक आपको यह समझाया कि इनसफिशिएंट अगर फ्रिक्शन है तो प्रॉब्लम होनी है। मैंने आपको समझाया कि अगर इनसफिशिएंट फ्रिक्शन है तो प्रॉब्लम होनी है, और इस प्रॉब्लम को आपको यहां पे चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम आती है। तो सर स्किडिंग और स्लिपिंग हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे देखो, भले यहां पे कह रखा है, यहां पे भले इन्होंने कह दिया कि स्किडिंग को भी घर्षण कह, फिसलन कह रहा है, इसको भी फिसलन कह रहा है, लेकिन देखो एक्चुअल में दोनों अलग फिनोमिना है, एक्चुअल में दोनों अलग फिनोमिना है। अब देखिए स्किडिंग क्या करेगा, स्किडिंग से क्या होगा, देखो स्किडिंग हैपेंस व्हेन द पाथ ट्रेवल्ड अलोंग द रोड सरफेस इज मोर, समझो, मतलब रोड पर आप ज्यादा चल रहे हो देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट। सर इसको इजी समझाइए, इजी समझिए। एक पहिया है, वो रोड पे चल रहा है, जब वो पूरा एक बार घूम लेगा अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर, जब कोई पहिया एक बार घूम लेगा उतना ही दूरी वो आगे तय करता है, अगर खिसक घिसट घिसट नहीं रहा तो, ठीक। तो आप समझिएगा, तो एक पहिया अगर एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर डिस्टेंस का उसका परिमाप है, उसका पेरीमीटर है, तो वो एक्चुअल वो 2 पाई आर ही आगे जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे स्किडिंग को आपको समझाऊं तो मेरा यही कहना है माय डियर कि ये जो व्हील है, ये जो व्हील है, ये जो क्या है, व्हील है, और व्हील जितना रोटेट होता है अपने एक्सिस के अबाउट, सर व्हील उतना ही आगे भी जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। सर उतना ही व्हील क्या करता है, आगे भी जाता है। अब सर देखो समस्या आती है, कहां समस्या आती है कि ये बोल रहा है कि पाथ ट्रेवल्ड अलोंग द रोड सरफेस इज मोर, मतलब आगे ज्यादा जा रहा है देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट। बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा आपको, आगे ये ज्यादा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आगे इसने बहुत ज्यादा ट्रेवल कर लिया और वहां पे कम घूमा, सर्कमफ्रेंस पे कम घूमा। सर ऐसा कब होता है? ऐसा होता है, इसको मैं यहां पे कहूंगा कि जो लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट है, जो इसकी क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट है, ऑब्वियसली दिस मूवमेंट इज वेरी हाई, दिस मोमेंट इज वेरी हाई देन सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट। सर्कमफेरेंस पे क्या हुआ, कम घूमा, अपनी परिधि पर ये क्या घूमा, कम घूमा। सर ऐसा कब होता है? सर ऐसा होता है, ऐसा होता है कब? ऐसा होता है व्हाइल एक्सेलरेटिंग, या फिर आप यूं समझो व्हाइल ब्रेकिंग।
जब क्या लगाते हो, आप ब्रेक लगाते हो। जब आप ब्रेक लगाते हो तो एक्चुअल में जो आपका व्हील है ये घूमना हो जाता है बंद। एक्चुअल में जो आपका व्हील है ये घूमना हो जाता है बंद, ठीक। लेकिन क्योंकि इनर्शिया थी इस वजह से गाड़ी इनर्शिया की वजह से लगातार आगे जा रहा है। तो जब रोटेट नहीं हो रहा अपने एक्सिस पर, या रोटेट कम हो रहा लेकिन आगे ज्यादा जा रहा, तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किस चीज की, स्किडिंग है। और आपने कई बार महसूस किया होगा कि ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुक गई, लेकिन गाड़ी आगे खिसक रही है, तो स्किडिंग है सर। ये क्या हो रही है, गाड़ी स्किड हो रही है, तो ये स्किडिंग है। तो क्या होती है स्किडिंग में, सर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज्यादा होगा सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट की तुलना में। सर स्लिपिंग, सर क्या हुआ, स्लिपिंग का क्या हुआ कि आप क्या हुआ कि कीचड़ में फंस गए, आपकी गाड़ी क्या हो गई, कीचड़ में फंस गई, और आप वहां पे एक्सेलरेट कर रहे हो बार बार। तो बार बार एक्सेलरेट करने से गाड़ी वहां तो खूब रोटेट हो रही है, लेकिन जब उसकी आगे जाने की बारी आई तो आगे वो गाड़ी जा ही नहीं पा रही, या जा रही तो कम जा रही, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यहां पे सरकमफेरेंशियल जो मूवमेंट है, यहां पे सरकमफेरेंशियल जो मूवमेंट है, जो सरकमफेरेंशियल मूवमेंट है, डेफिनेटली क्या है, इट इज हायर देन लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। तो लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट से इसका जो सरकमफेरेंशियल मूवमेंट है वो ऑब्वियसली क्या है, ज्यादा है। सर कब हुआ ऐसा, ऐसा होता है व्हाइल एक्सेलरेटिंग, जब आप क्या कर रहे होते हो, एक्सेलरेट कर रहे होते हो, व्हाइल एक्सेलरेटिंग, ठीक है, व्हाइल एक्सेलरेटिंग, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वेरी गुड। तो ये इन दोनों में एक चीज आपको कॉमन समझ में आई, एक चीज आपको क्या कॉमन समझ में आई, और वो कॉमन चीज आपको ये समझ में आई कि अगर अगर ये दोनों दूरी, धुरी पर तय की गई दूरी और आगे लंबाई में तय की गई दूरी बराबर नहीं है तो स्किड या स्लिप होगा। एक ज्यादा और एक कम, तो पक्की बात है कि इसमें से कोई फिनोमिना होगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, कि ये सब चीज है कि यात्रा किए गए रास्ते की सतह, ये स्किड और स्लिप के बारे में मैंने बोला कि ये स्किड है और स्लिप है, दोनों को फिसलन ही कह रहा है यहां पर। अब आपको मैं एक चीज समझाता हूं, आप यहां पे समझो। दो चीज सर आपने क्या पढ़ी, सर सरकमफेरेंशियल मूवमेंट, बहुत बहुत बढ़िया, एक लाइन में दिखा देता हूं। सरकमफेरेंशियल मूवमेंट, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, यहां पे लिखिएगा सरकमफेरेंशियल मूवमेंट movement should always be equal to longitudinal movement, equal to longitudinal movement। अब मान लो ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप मानो ऐसा नहीं है, तो अगर सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट इज ग्रेटर देन लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट तो हो रही है स्लिप, और सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट इज लेस देन लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट तो हो रही है स्किड। और अगर सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट तो आप कहेंगे प्रॉपर हो रहा है मोशन, स्किड स्लिप कुछ भी नहीं हो रहा, आप कहेंगे यहाँ पे थी नो स्किड या फिर नो स्लिप। तो इन बातों का देखो आपको रखना पड़ेगा ध्यान, ठीक है। अगर इन बातों का ध्यान आप नहीं रखेंगे सर होगी दिक्कत, इन बातों का ध्यान आप नहीं रखेंगे सर होगी दिक्कत। क्यों इतना इस पे एम्फसाइज में कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेगा कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट इज मोर, सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट इज लेस, व्हिच फिनोमेना हैपेंस। आपको याद करना पड़ेगा कि इस केस में स्किड होता है, याद रखिएगा। मैं आपको बार बार इसलिए वार्न कर रहा हूं क्योंकि इस पे लगातार सवाल आए हुए हैं और लगातार सवाल आते हैं, चाहे आप पीछे डायग्राम से देख लें, चाहे आप डेफिनेशन से देख लें, चाहे हिंदी में देख लें, चाहे अंग्रेजी में देख लें, दोनों फिनोमेना को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले फिनोमेना, अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, और अगला कैरेक्टर जो अगला फिनोमेना है दैट इज पेवमेंट अनइवननेस। सर आसानी से समझ सकते हैं, अनइवननेस मतलब समतल नहीं है, रास्ता असमतल है। रास्ता कैसा है, असमतल है, समतल नहीं है। पेवमेंट इज अनइवन, रास्ता समतल नहीं है। तो सर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत होगी क्या, आपको महसूस होगा असुविधा, आपको लगेगी डिस्कंफर्ट। सर डिस्कंफर्ट कैसे लगेगी, सर डिस्कंफर्ट देखिए ऐसे लगेगी, जब कोई रास्ता बहुत मजबूत बना हुआ है, कोई पेवमेंट या कोई रास्ता बहुत मजबूत बना हुआ है, लेकिन वो इस तरीके से बना हुआ, लाइक दिस, इट इज बीइंग लाइक दिस। अब क्या है कि ड्राइवर जब यहां पे गाड़ी चलाएगा तो रास्ता बहुत मजबूत है, लोड ले सकता है,
रास्ता बहुत मजबूत है, ये लोड भी ले सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ढलान उतार चढ़ाव इस तरीके की समस्या उसके साथ लगातार बनी रहेगी। तो इस समस्या के लिए आपको, तो ऐसे में या तो आप धीरे चलो, क्योंकि भाई अगर असमतल है सतह तो आपको डिस्कंफर्ट हो रही है तो धीरे चलिए, और अगर धीरे नहीं चल पा रहे हैं तो फिर आप असुविधा महसूस कीजिए। तो इसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए बात करता हूं। मैंने कहा पेवमेंट अनइवननेस, तो मैंने कहा कि इट इज मेजर्ड बाय अनइवननेस इंडेक्स। जी हां, अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है? अनइवननेस इंडेक्स, इट इज क्यूमुलेटिव सम ऑफ it is cumulative sum of undulations per unit length, undulations per unit length, undulation से unevenness। ठीक है, अनइवननेस भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि अनइवननेस इंडेक्स लिख रहे हैं तो अनइवननेस पता होना चाहिए। तो इट इज क्यूमुलेटिव सम ऑफ अनइवननेस पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ में जो आएगी प्रॉब्लम वो है कैसे सर, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, एक चीज और लिखवा देता हूं, मेजर्ड विद हेल्प ऑफ, कुछ चीजें बता देता हूं जो एग्जाम में पूछती हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। मेजर्ड विद हेल्प ऑफ, किसकी मदद से मेजर किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, बंप इंटीग्रेटर। बंप इंटीग्रेटर इसको मेजर करेगा, और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंप इंटीग्रेटर को किसने डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। सर बंप इंटीग्रेटर से मेजर होता है, बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे। फॉर गुड पेवमेंट, जो अच्छी पेवमेंट हमारी होनी है, फॉर गुड पेवमेंट, अच्छी पेवमेंट के लिए जो हमारी अनइवननेस इंडेक्स है, अनइवननेस इंडेक्स है, इट शुड नॉट बी मोर देन, मार्क माय वर्ड माय डियर, ध्यान दीजिएगा, शुड नॉट बी मोर देन 150 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। जी हां, अब सारी चीजें देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। 150 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर से ज्यादा अनइवननेस इंडेक्स नहीं होना चाहिए। बंप इंटीग्रेटर की मदद से पता चलेगा, और अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है देखेगा। देखिए, अब आपको मैं समझा देता हूं, यहीं से आपका समझ में आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। सर बंप इंटीग्रेटर एक छोटा सा डिवाइस है, क्या मेजर करेगा? पेवमेंट का असमतल होना मेजर करेगा। ठीक है सर, एक टॉय ट्रेन टाइप की होती है, ट्रेन नहीं कहूंगा, एक छोटा सा टॉय होता है, बच्चों के खिलौने होते हैं ना, कार, वैसा ही होता है। क्या करते हैं, मेन गाड़ी के पीछे बांध देते हैं उसको। ठीक, अब क्या होता है, मेन गाड़ी को तो सिर्फ इतना ही पता चलता है कि अरे जमीन उबड़ खाबड़ बनी है, जमीन असमतल बनी है, दिक्कत है, ये है वो है। लेकिन अगर उसके पीछे आपने बंप इंटीग्रेटर बांध दिया तो होगा क्या कि जैसे जैसे जमीन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वो जो इंटीग्रेटर है ना वो बड़ा स्मार्ट है, वो पता कर लेता है, नीचे गया 2 सेंटीमीटर, ओके, वापस आया ऊपर 4, 6 हो गया, फिर नीचे आया 3, 9 हो गया, फिर ऊपर गया 1, 10 हो गया। फिर इस तरीके से वो जितना ऊपर नीचे रोड में करेगा, उतना वो मेजर करता जाएगा। क्यूमुलेटिव मैंने बोला, मतलब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के 0 कर देगा। +1 ऊपर, 2 नीचे तो 3 हो गया, फिर 3 ऊपर तो 6 हो गया, फिर 1 नीचे तो 7 हो गया, जोड़ता जाएगा। तो ये जो बंप इंटीग्रेटर है, ये जो मशीन है बंप इंटीग्रेटर, ये क्या करेगी कि ये वही चीज मेजर कर लेगी कि कितना आप गए हैं। ठीक, अगर अच्छी पेवमेंट है तो प्रति किलोमीटर जो अनइवननेस इंडेक्स है 150 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर ये चीज 150 सेंटीमीटर से ज्यादा जा रही है, समझिएगा, तो कहीं ना कहीं वो पेवमेंट अच्छी नहीं है, और वहां अगर आप 100 kmph या 90 kmph या जो डिजाइन स्पीड है उससे चलेंगे, आपको असुविधा महसूस होगी, याद रखिएगा। तो 1 किलोमीटर में टोटल जो अंडुलेशन है वो 150 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक और सवाल बनता है माय डियर, मैं वो क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूं। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है,
वो क्वेश्चन बता रहा हूं सर। बम्प इंटीग्रेटर ना ऑल्सो मेजर कर लेता है, इट ऑल्सो मेजर्स व्हाट, ये मेजर करता है लॉन्गिट्यूडिनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट ऑल्सो मेजर्स लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। तो कभी अगर परीक्षा में पूछा जाए कि बम्प इंटीग्रेटर क्या मेजर करता है, तो इट ऑल्सो मेजर्स longitudinal coefficient of friction, it also measures longitudinal coefficient of friction। सर also measures मतलब उसके लिए कुछ और है क्या? हाँ, जब फ्रिक्शन मेजर करते हैं ना तो रफोमीटर होता है। मैं आपको पीछे बताया नहीं लेकिन मैं बता देता हूं कि रफोमीटर जो है ना, रफोमीटर ये जो है इसका काम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्पेशली लॉन्गिट्यूडिनल वाले को मेजर करना, और ये जो है आप मेजर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ बम्प इंटीग्रेटर ऑल्सो, ठीक, ये बात भी याद रखिएगा। तो पेवमेंट अनइवननेस, जो रोड की असमतलता है, वो एक इंडेक्स होता है, अनइवननेस इंडेक्स, उससे मेजर करते हैं, और उसके लिए एक डिवाइस होती है बम्प इंटीग्रेटर। किसने बनाई थी? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसको हमको यहाँ पे समझना है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कैम्बर। कैम्बर को मैं कहता हूं कि कैम्बर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैम्बर अपने आप में इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप समझ लीजिएगा कि कैम्बर से सवाल लगातार आया है। जी हाँ, कैम्बर से सवाल लगातार आया है परीक्षाओं में, लगातार आएगा परीक्षाओं में, ठीक है। कैम्बर करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं क्या कराऊंगा, बहुत सारा कुछ एमसीक्यूज वगैरह डालूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलिए कैम्बर की बात करते हैं। सर कैम्बर तो ये एक ढलान है, आप यहां देखो, जो कि अनुप्रस्थ दिशा में दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। कैम्बर क्या है? एक स्लोप है, और स्लोप है ट्रांसवर्स स्लोप, ट्रांसवर्स स्लोप। अच्छा जी, ठीक है सर, चलो ये तो समझ में आ गया कि कैम्बर क्या है, एक ट्रांसवर्स स्लोप है। सर क्यों दे रहे हैं ट्रांसवर्स, समझ रहे हो? ये लॉन्गिट्यूडिनल दिशा होती है, जिधर गाड़ी जाती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य दिशा, और उसके परपेंडिकुलर होती है ट्रांसवर्स। तो अगर ये गाड़ी इधर जा रही है, इफ इट इज गोइंग दिस साइड, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल। अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट लेके आपको समझाऊं तो दिस पेन, दिस स्मॉल ग्रीन पेन इज द ट्रांसवर्स एंड दिस ब्लैक स्केच इज द लॉन्गिट्यूडिनल। तो ट्रांसवर्स दिशा में या फिर अनुप्रस्थ दिशा में एक स्लोप है। क्यों दे रहे हैं हम ये स्लोप, क्यों दे रहे हैं? सर ये स्लोप हम दे रहे हैं ताकि बारिश का पानी सतह से निकल जाए, टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी अगर रेन वाटर पे रहेगा, सतह पे रहेगा, तो वो करेगा प्रॉब्लम क्रिएट। क्या करेगा? इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। कैसे? सर रोड को खराब करेगा, रोड की लाइफ अफेक्ट होगी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बारिश का पानी सरफेस पे, सतह पे रहे। मुझे उसको तुरंत तुरंत निकालना है। अच्छा, थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूं विद हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से आपको इलैबोरेट करता हूं। देखिए, अगर ये रोड है, इफ दिस इज द रोड, ठीक, गाड़ियां इधर जा रही हैं, गाड़ियां इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक, ये लॉन्गिट्यूडनल दिशा है। ट्रांसवर्स दिशा में यानी अनुप्रस्थ दिशा में जब रोड को कट करोगे तो रोड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी एक्चुअल में। एक्चुअल में आपको रोड कैसी दिखेगी? छोड़ो, मैं आपको पैराबोलिक कैम्बर बना देता हूं। आपको एक ऐसी रोड दिखेगी। आपको क्या दिख रहा है कि ये जो गाड़ी है इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सर क्या दिख रही है? स्लोप दिख रही है। और ये स्लोप क्यों है? आप देखो, कोई गाड़ी जा रही है अगर इधर, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्लोप दिख रही है, और वो स्लोप इसलिए दिख रही है ताकि जो भी बारिश का पानी है वो क्या हो जाए? ड्रेन ऑफ होके बाहर निकल जाए। हम बारिश के पानी को सरफेस पे रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहां रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, ओके सर, ओके सर। तो देखते हैं, नाउ विल सी दैट कि क्या होगा। चलिए, सबसे पहले सर स्ट्रेट लाइन कैम्बर, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन कैम्बर, सरल रेखा का कैम्बर है। यानी कि ये जो मैंने क्या दी है, ढलान दी है, ये जो मैंने ढलान दी है ये सरल रेखा में ढलान है। बात समझिएगा मेरी, ये ढलान कैसी है? सरल रेखा में ढलान है। अच्छा, कैसे है? विल सी दैट, वी विल सी दैट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, लुक हियर, ये हमारी मान लो ओरिजिनल ग्राउंड का सरफेस है, ओरिजिनल ग्राउंड का सरफेस है, ठीक। और अगर ये हमारा ओरिजिनल ग्राउंड का सरफेस है
तो ये इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक एक्सिस बना ली, बिल्कुल सेंटर पे बना दीजिए। अब रोड की जो टोटल लंबाई है माय डियर, वो कितनी है W, रोड की टोटल लंबाई कितनी है W, ठीक है। रोड मैक्सिमम ऊंचा कितना है सर Y, कहां पे सर सेंटर पे, सेंटर पर रोड क्या है सर Y ऊंचाई पर है, Y ऊंचाई पर है। तो Y को मैं क्या कहूंगा सर, Y को मैं कहता हूं सेंट्रल, मार्क माय वर्ड, सेंट्रल राइज। Y को मैं क्या कहूंगा, Y को मैं कहूंगा सेंट्रल, इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे, सेंट्रल राइज, या फिर बोलेंगे हाइट ऑफ क्राउन, हाइट ऑफ क्राउन। सर ये नया वर्ड आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, हाइट ऑफ क्राउन कहां से आ गया सर, क्राउन तो एकदम ताज होता है कोई, तो सर ये जो पोर्शन है ना, ये जो टॉप पोर्शन, सर ये टॉप पोर्शन को क्राउन कहा जाता है, क्या कहते हैं क्राउन, इस टॉप पोर्शन को हम कहते हैं क्राउन। तो ये जितना ऊंचा है वही तो सेंट्रल राइज है, ये जितना ऊंचा है वही तो क्या है सेंट्रल राइज है। सो दिस इज द क्राउन। तो क्राउन कितना ऊंचा है, सेंट्रल राइज कितना है, ये आपको निकालना है। बहुत अच्छा। अब कुछ चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, वरना टॉपिक मिस हो जाएगा आपसे, मैं बार बार बता रहा हूं, आप समझ ही नहीं पाओगे। सर कभी n ले लेते हैं, कभी y ले रहे हैं, w ले रहे हैं, 2% बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझना। सर ये स्लोप है, ये स्लोप ही तो कैम्बर थी, सर ये जो स्लोप थी, स्लोप ही तो कैम्बर थी, क्योंकि इस स्लोप की वजह से पानी निकल रहा था, ध्यान समझिएगा, इस स्लोप की वजह से क्या कर रहा था, पानी निकल रहा था। तो ये जो स्लोप थी, ये स्लोप ही कैम्बर थी, बिल्कुल कैम्बर थी। तो सर इस स्लोप को आप कैसे लिखेंगे, देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा माय डियर, यहां जो स्लोप को मैं लिखूंगा ना, ये 1/n है अगर, तो 1/n को मैं लिखूंगा 1/n का स्लोप यहां, तो यहां पे लिखूंगा मैं 1/n। ये सारे बच्चे ध्यान देंगे, 1/n। सर थोड़ा सा मजा नहीं आया, अरे सर 1/n है, कोई बात नहीं, देखो दिखाता हूं आपको। मान लो 4/25 है, ये तो हो सकता है। अरे यार रोड की ढलान में ट्रायंगल बन रहा है, 4/25 स्ट्रेट लाइन बन सकता है, बन सकता है सर। तो देखो कैसे लिखूंगा सर, 4/25 है। अब देखो ये एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आई एम गिविंग यू एग्जांपल सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। सर 4/25, तो सर 4 कैम्बर की बात कर रहा हूं। अब मैं देखो कैम्बर आपको दिखाना चाहता हूं कि 4/25 में कैम्बर कितना होगा। तो 4/25, 4/100 करते हैं, 25 बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेक इट 100, 4/100। फोर बाई 100 है, तो 4/100 क्या हो गया सर, 1/25 हो गया। और 1/25 को कर दिया 1/n से कंपेयर, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो n की वैल्यू हो गई कितनी 25। तो फॉर्मूले में अगर कहीं n लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा, समझ गए बात। तो n कैसे आया समझ लीजिएगा, 1 बाई समथिंग में रिप्रेजेंट करके, 1 बाई समथिंग में डिनोट करके उसको 1/n से कंपेयर किया था। जो भी था 4/100 स्लोप, जो भी था, ये 4 हो जाए, ये 100 हो जाए, 50 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 30 हो जाए, 40 हो जाए, कुछ भी हो जाए, 1 बाई समथिंग में रिप्रेजेंट करके उसको 1/n से n से कम मिलाया, n की वैल्यू मिल गई। सर इसको मैं दो चीज से लिख सकता हूं, अगर मैं इसको 4/100 लिखा तो इसी कैम्बर में 100 से गुणा करो। सर समझो, अभी बहुत कुछ क्वेश्चन बन सकता है। अभी तो ये फ्रैक्शन में था, अब इसी 4/100 को जब हमने 100 से गुणा किया तो सर ये परसेंटेज में आएगा, किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो ये 4% हो गया। तो चाहे मैं 4% लिखूं, अब यहां देखो, चाहे मैं 4% लिखूं, 4/100 लिखूं, 1/25 लिखूं, सारी चीजें क्या हैं, सेम हैं, क्या, कैम्बर। तो ये तो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे तो आप गुरुजी परसेंटेज में लिख लीजिए, चाहे तो आप किस में लिख लीजिए, फ्रैक्शन में लिख लीजिए, बात बराबर है, n की वैल्यू यहाँ पे 25 आ जाएगी। सर ये तो आपने बता दिया कैसे, हाउ डू वी रीड। सर ये बताओ यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, सर यहाँ पे y की वैल्यू होगी W/2n, खत्म काम, W/2n सेंट्रल राइज की वैल्यू होती है। सर n कैसे मिलेगा, सर जो कैम्बर दिया रहेगा उससे n निकाल लिया जाएगा, जो कैम्बर दिया रहेगा उससे n
निकाल लिया जाएगा, ठीक। और W विड्थ ऑफ रोड है, विड्थ ऑफ रोड भी क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, तो विड्थ ऑफ रोड को मैं W लिख सकता हूं यहां पे, तो W इज द पेवमेंट विड्थ या फिर विड्थ ऑफ रोड कहिएगा, पेवमेंट विड्थ या विड्थ ऑफ रोड कहिएगा। बोलो हाँ, आई बात समझ? बिल्कुल आई सर, समझ आ गया। चलिए इसको आप एक काम करिएगा। नाउ व्हाट वी विल डू, सर पैराबोलिक कैम्बर पे आते हैं। अब पैराबोला में क्या है गुरुजी, पैराबोला में थोड़ी सी कहानी पैराबोलिक हो गई है, ठीक। अब पैराबोला की अगर मैं बात करता हूं तो एक तो याद रखिएगा कि यहां पर अगर पैराबोला है तो इस तरीके का पैराबोला होगा। अब देखो, अब अगर तुम इसको क्या मानते हो, y एक्सिस मानते हो, और इसको अगर तुम x एक्सिस मानते हो, टोटल विड्थ अगर w मानते हो, तो ये जानते हो कौन सा पैराबोला है सर, ये इस तरीके का पैराबोला है, इस तरीके का। इस अक्ष पे y मानते हैं, परवलय माय डियर, परवलाकार कैम्बर है x, तो y x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, माइनस करो चाहे x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। तो यहां पर क्या है कि इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे, अगर इसका ध्यान समझिएगा बात, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर मुझे कैलकुलेट भी करनी होगी तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, और जो y की वैल्यू है, ठीक है, वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू ए एक्स होगा, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है, करेक्ट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई होगा, वाई एक्सिस पर आ रहा ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई होगा। और यहां से जो a की वैल्यू निकलेगी, पहले तो ये रट लो, और a की वैल्यू होगी w बाई 2n, ठीक। a की वैल्यू क्या होगी, w बाई 2n। अब यहां से आप निकालो, अब आप यहां से क्या निकालोगे, पुट करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, ए है w बाई 2n इंटू वाई, तो जो y की वैल्यू है ये है 2x स्क्वायर, यहां से रखिएगा सर, wn/2 होगा, wn/2 होगा, तब जाके इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन अभी हम प्रूफ भी कर देंगे। तो wn/2 करिए इसको, जस्ट ट्राई टू डू दिस wn/2, अरे पेन सेलेक्ट हो जा भाई, तो यहां पर होगा इंटू वाई, तो y इक्वल टू, तो इसका जो इक्वेशन होगा सेंट्रल राइज, अब देखो इसमें मैं यहां पर आ रहा हूं, 2x स्क्वायर इक्वल टू nw हो गया, मान लो, ये तो मान लो हो गया, लेकिन इसमें एक्चुअल में क्या कैच है वो मैं कैच आपको समझा रहा हूं। चलो 2x स्क्वायर बाई nw तो हो गया, दिस इज द ओके वन y, लेकिन कभी भी जब सेंट्रल राइज की बात होगी, जब कभी भी किसकी बात होगी, सेंट्रल राइज की बात होगी, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो सर ये y था कहां का, सर यही तो कैच है समझना, सर यही तो कैच है समझना। इसको सेपरेट डायग्राम समझाता हूं, चलो वॉट एवर इज द प्रोफाइल, यहां पे आओ, थोड़ा सा ज्यादा खिचड़ी हो गई उस पेज में, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको बढ़ गई, उस कंफ्यूजन को दूर मैं यहां पे इस स्लाइड में कर देता हूं, घबराओ मत, मैं इसको यहां पे आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं, नोट में लिखता हूं, सारी कहानी यहीं से खत्म कर देता हूं। सर मैंने कहा वॉट एवर इज द प्रोफाइल, सर प्रोफाइल कुछ भी हो, सेंट्रल राइज ऑलवेज सेम। चलो यहां से क्लियर होगी कहानी, वहां तो मैंने इक्वेशन आपको भले बता दी, लेकिन यहां पर रखिएगा सेंट्रल राइज ऑलवेज कांस्टेंट। सर सेंट्रल राइज तो वैल्यू आपने y को बताया था, मैंने कहा हाँ वो y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। कैसे सर, अभी दिखाते हैं, ठीक है अभी दिखाते हैं। अगर ये मान लो मेरा x और y एक्सिस हो गई, और x और y एक्सिस अगर हमारी हो गई, तो यहां पर बना ये सेंट्रल राइज, ठीक, ये क्या बना, सेंट्रल राइज बन गया। और अगर मैं इसको पैराबोला से चेक करूं, इफ आई चेक दिस विद पैराबोला, तो चाहे कोई भी प्रोफाइल ले लो, सेंट्रल राइज हमेशा बराबर। तो सर ये वैल्यू तो फिक्स है ना, y इक्वल टू w/2n, ये तो फिक्स है ना सर। तो फिर सर अगर ये y की वैल्यू w/2n है, सेंट्रल राइज जो आपने कहा कि दोनों केस में बराबर होगी, और अगर दोनों केस में बराबर होगी y इक्वल टू w/2n, तो सर फिर ये क्या है, सर ये वाली वैल्यू क्या है। आपने y इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय nw लिखा, मैंने कहा भाई साहब ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला,
उस परवलय का, पैराबोला का इक्वेशन है ये सेंट्रल राइज नहीं है। अगर इसमें तुम क्या करोगे, x की वैल्यू को w/2 रख दोगे, यानी कि कहां आ जाओगे, x इक्वल टू w/2 रख दोगे, तो ये y अपने सेंट्रल राइज के बराबर हो जाएगा। ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, आप कंफ्यूज मत हो, ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई के लिए, क्योंकि ये किस तरीके का पैराबोला है, दिस पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई या माइनस ए वाई होता है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में बात हो रही। तो सर ये इक्वेशन पैराबोला की है, आप समझो, ये इक्वेशन पैराबोला की है, लेकिन अगर कोई कहे कि सेंट्रल राइज में क्या चेंजेस होंगे, तो भाई साहब सेंट्रल राइज तो कांस्टेंट ही है। तो सर हमको इस पैराबोला में दिखाओ, तो बेटा जब इस पैराबोला में x की वैल्यू रखोगे सेंटर पे, तो ये जो y मिलेगा ये वही मिल जाएगा एट x इक्वल टू w/2, y इक्वल टू 2n/w, ठीक है, जो यहां पे बता रखा है, ठीक है, w/2, ठीक, ये बात समझिएगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी सर होती है इसकी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज। जो समराइज है वो मैं समराइज कर दे रहा हूं आपको, जो चीजें समराइज है वो समराइज कर दे रहा हूं यहाँ पे, कि सेंट्रल राइज ये हो गया, और ये जो ब्लैक वाले इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा वो ये बता देता हूं, और इस ब्लैक वाले इक्वेशन ऑफ पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा वो बता देता हूं। कुछ क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, घबराओ मत। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है y इक्वल टू 2x² n की वैल्यू कैसे लेते हैं ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। n की वैल्यू कैसे लेते हैं इसकी तो एक पूरी डिटेल में कहानी ही बता दी मैंने। तो n की वैल्यू लेने में तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। बोलो हाँ, आ गई बात समझ, डिफरेंस क्लियर हो रहा है, डिफरेंस क्लियर हो रहा है। चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे पैराबोलिक कैम्बर हो, हमारा सेंट्रल में राइज बराबर होगा। अब पैराबोला की कुछ इक्वेशन होती है, रट लो क्योंकि परीक्षा में आती है, खत्म काम, ठीक है सर। ये तो बात हो गई, समझ आ गया सर। कुछ और चीजें देखिए सर, मिक्स कैम्बर हो जाए तब, ये देखिए ना, ये कैसा कैम्बर है, ना परवलय है पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से समतल है सर। मिक्स कैम्बर हो जाए ना तो मिक्स काम कर देना आप भी, एक लेन दो लेन सर। इस ऐसी सिचुएशन में बनती है दो रोडें, ठीक, ऐसी सिचुएशन बनती है दो रोडें, ठीक। पहली आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो, पहली आप यहाँ पे ये y1 होती है, पैराबोला वाला अलग बन जाता है, और फिर आपकी क्या बनती है, y2 वाली अलग बनती है, y2, तो फिर y2 अलग बनती है। तो y1 और y2 मिला के ओवरऑल y होता है, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 मिला के होता है, ठीक है। कभी एग्जाम में परीक्षा में घूमते फिरते आ जाए तो घूमते फिरते हंसते खेलते ऐसे ही आंसर टिक कर दीजिएगा, ठीक। अब सर थोड़ा सा और इलैबोरेट करो, कैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, घबराइए नहीं। चलिए सर, पैराबोलिक कैम्बर इज प्रेफर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आप समझिएगा कि जो चीज क्या हो रहा है कि फास्ट मूविंग व्हीकल जो है माय डियर, क्या है, फास्ट मूविंग व्हीकल जो है वो पैराबोलिक कैम्बर ही क्या करेगा, प्रेफर करता है। फास्ट मूविंग व्हीकल ऑलवेज प्रेफर्स पैराबोलिक कैम्बर। अच्छा क्यों, ये तो याद रखो सर, जो तेज गाड़ी चलेगी वो परवलयाकार कैम्बर को क्यों यूज करेगी, प्रेफर करेगी, उसके कारण है, उसके कारण ये है कि जो स्ट्रेट लाइन कैम्बर है माय डियर, जो क्या है, जो स्ट्रेट लाइन कैम्बर है उसके बीच में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्लोप है। लेकिन अगर आप परवलयाकार कैम्बर को देखो, आप परवलयाकार कैम्बर को देखो, तो परवलयाकार कैम्बर के जो मिड पोर्शन में, मिड पोर्शन क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है, और मिड पोर्शन फ्लैट होता है, इसीलिए वो व्हीकल जो तेज चलती है वो क्या करती है, बार बार क्राउन की तरफ आती है। सर ये स्टेटमेंट नहीं समझ आया सर, ये तो समझ में आ गया कि पैराबोलिक कैम्बर इज प्रेफर्ड बाय फास्ट मूविंग व्हीकल, ठीक है, याद कर लेंगे, परीक्षा में कर देंगे। लेकिन सर ये क्या कह रहा है, बिकॉज दे रिक्वायर फ्रीक्वेंट क्रॉसिंग द क्राउन। सर क्राउन तो यहां था टॉप मोस्ट पोजीशन, सर जो तेज चल रहा है वो इसको क्रॉस क्यों कर रहा है, दिखाता हूं कैसे क्रॉस कर रहा है। सर एक रोड ले लो, ठीक, इस रोड को ले लो क्राउन मिड पोर्शन, यानी इसी को मान लेते हैं क्राउन, ठीक है सर। अब ये आपके पास एक गाड़ी है, इधर को जा रही है, ये बहुत ही सुस्त आदमी है, बहुत ही धीरे चलता है, अपने बाएं में चल रहा है, वो तो मस्त है, आप उसको कुछ भी कहो, वो तो कह रहा मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, बाएं तरफ से चल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। उसके अपोजिट में एक और दोस्त है उसका, वो भी धीरे धीरे चल रहा है, बाएं तरीके से चल रहा है। अब उसके पीछे लगे हो तुम्हारे पास है KTM की गाड़ी,
तुम उसके पीछे लगे हो। अब तुम क्या करोगे, अब तुम इसके पीछे अगर लगे हो, अब तुम्हें तो ये धीरे चल रहा है, अब तुमको लग रही है गुस्सा इसके ऊपर, तो तुम क्या करोगे, इसको ओवरटेक करोगे। तो सर ओवरटेक कहां से करोगे, दाहिने से ही ओवरटेक करोगे ना, ओवरटेक करोगे दाहिने से ही ओवरटेक करोगे ना। और जब दाहिने से ओवरटेक करोगे तो किधर आ रहे हो, सेंटर की तरफ। और सेंटर में क्या होता है, क्राउन। सेंटर में क्या होता है, क्राउन। तो जब कोई फास्ट मूविंग व्हीकल किसी स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करता है, ही ऑलवेज टेंड्स टू कम टुवर्ड द सेंटर, ही ऑलवेज टेंड्स टू कम टुवर्ड द सेंटर। और सेंटर में मिल गया क्राउन, और क्राउन पे अगर ये मैं ये वाला बना देता तो गाड़ी तिरछे होके चलती और तेज चलती तो पलट जाती, याद रखिएगा। तो क्योंकि फास्ट मूविंग व्हीकल की वजह से आपको सेंटर पे आना पड़ता है और आपकी दूरी स्पीड तेज है, तो आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है, पहली चीज, ठीक है। कुछ चीजें एग्जाम में और पूछ सकता है, वो भी मैं बता दूं। कुछ चीज पूछेगा कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर किसमें बनाते हैं, ठीक है, और कुछ पूछेगा पैराबोलिक कैम्बर किसमें बनाते हैं। तब पैराबोलिक हम बिटुमिन वाले में बनाते हैं, क्योंकि बनाना आसान होता है अगर फास्ट और स्लो नहीं दे रहा। और सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन कैम्बर बनाते हैं, ये याद रख लीजिएगा। ये एक छोटी सी पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। सर ये कैम्बर टेबल है, इस कैम्बर टेबल को नहीं याद रखा तो समझ लीजिए कि आपने बहुत धोखा किया। किसके साथ, आपके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट ये कैम्बर टेबल। सर क्यों इतना सजा रहे हो इसको, सर इंपॉर्टेंट है तो क्या करें, करना पड़ता है। ये और ये चारों कैसे सर, देखिएगा। कैम्बर टेबल, कैम्बर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैम्बर। सर आपको बता दिया 2%, 3%, 4%, कुछ भी कहो, 1 बाई समथिंग में निकाल लोगे ना। कैसे निकालना है 1 बाई समथिंग में, ये तरीका बताया कि अगर इस तरीके से दिया है इट लाइक दिस, तो 1/100 में करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में हो जाएगा। तो कैम्बर टेबल में आपके पास टेबल है। पहले तो देखो कैम्बर है क्या, कैम्बर है पानी निकालना। रोड से पानी को क्या करना है, यू हैव टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड। रोड से जो है बारिश का जो पानी है उसको रोड से क्या कर देना है, निकाल देना है। क्यों, क्योंकि बारिश का पानी जो रोड पर है वो रोड को नुकसान पहुंचाएगा। तो एक तो बारिश ज्यादा हो तो ज्यादा पानी, और ज्यादा पानी को निकालने के लिए ज्यादा स्लोप। यानी कि जब हैवी रेनफॉल होगी, जब क्या होगी, हैवी रेनफॉल होगी, तो आप देख लीजिएगा कैम्बर को बढ़ाना पड़ा है। जब हैवी रेनफॉल होगी तो कैम्बर को क्या करना पड़ा है, बढ़ाना पड़ा है। क्यों बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि कैम्बर दिया ही है बारिश के पानी को निकालने के लिए, और बारिश ज्यादा तो कैम्बर भी ज्यादा दो, ठीक है। दूसरा फैक्टर, सर कैम्बर पे जब बारिश होती है तो रोड खराब हो जाती है, और रोड अगर पहले से ही खराब हो तो और टेंशन, उस पे बारिश तो बुरा ही हाल कर देगी। तो जब रोड की क्वालिटी खराब होगी, जब रोड की क्वालिटी, जैसे सीमेंट कंक्रीट है ठीक क्वालिटी का रोड है, अब थिन बिटुमिन उससे खराब क्वालिटी, वाटर बाउंड मैकेडम उससे खराब क्वालिटी, अर्दन रोड उससे खराब क्वालिटी। तो सर जब रोड की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, लाइफ को फर्क पड़ता है किससे, बारिश के पानी से, और लाइफ रोड की ऑलरेडी कम है, तो और रिस्क नहीं ले सकते। इन केसेस में कैम्बर आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, चाहे बारिश कम हो चाहे ज्यादा हो। तो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, लिख लो मेरी बात। कैम्बर दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड किया, किस पे निर्भर किया, सर कैसा रोड है, कैसी सड़क है, डी के सर समझ आ गया, लिख लिया सर। दूसरा किस पे डिपेंड किया, बारिश कम हो रही कि ज्यादा हो रही, बारिश ज्यादा सर कैम्बर ज्यादा, सड़क खराब क्वालिटी की सर कैम्बर ज्यादा, ठीक। कितना होता है सर, ये टेबल है, रट लेना। सर हैवी रेनफॉल अगर है तब तो 2%, लेकिन अगर लाइट रेनफॉल है तो 1.7% दीजिएगा। अगर सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट है तो, किसकी पेमेंट है, तो सीमेंट कंक्रीट की है तो। अच्छा सर थिन बिटुमिन है, या तो बहुत हाई टाइप बिटुमिन, बहुत अच्छे बिटुमिन है, तब ऐसा देना है। सर थिन बिटुमिन है, उतनी बढ़िया, उतना मतलब टॉप क्वालिटी की नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक है। तो थिन बिटुमिन के केस में अगर बहुत हैवी रेन है तो 2.5%, और लाइट रेन है तो 2%। वाटर बाउंड मैकेडम या ग्रेवल की रोड है, तो इस केस में आपको 3% हैवी रेन में, लाइट रेन में 2.5%। और अगर अर्ध की रोड है, अर्दन रोड है, क्या है, अर्दन रोड, मिट्टी की रोड है, तो हैवी रेन में 4% और लाइट रेन में 3%। ये रट लीजिएगा, या रटने का तरीका बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। सर यहां से चालू होगा, कहां से, सर ये 2%, ये 2.5%, ये 3% कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है।
तो आसान हो जाएगा याद करना, याद कर लीजिएगा। एग्जाम होगा, क्यों एग्जाम में पूछेगा, सर ऐसे नहीं कहेगा, आपको सीधा कहेगा अ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इन द हेवी रेनफॉल एरिया, ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ क्राउन, अ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इन हेवी रेनफॉल एरिया, फाइंड द हाइट ऑफ क्राउन। तो सर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इन हेवी रेनफॉल एरिया, आपके दिमाग में तुरंत आया 2%, 2% को किया फ्रैक्शन में 2/100, 2/100 को कर दिया डिवाइड करके सर 1/50, और 1/50 को 1/n से कंपेयर कर दिया, तो उस स्टेटमेंट का मतलब निकला n इक्वल टू 50। तो अगर आपसे कह रहा है कि सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इन हाईवी रेनफॉल एरिया, तो इसका मतलब है 2%, और 2% का मतलब है 1/50, 1/50 से हो गया 1/n, n इक्वल टू 50। तो ये देगा नहीं परीक्षा में, आपको मैं बार बार कर, कल को आप मुझे कुछ कहो सर ये तो वैल्यू नहीं दी कैम्बर की, तो कैम्बर टेबल पढ़ाया मैंने, याद करना पड़ेगा। कह दे अर्दन रोड इन हैवी रेनफॉल एरिया, या वाटर बाउंड मैकेडम इन लाइट रेनफॉल एरिया, तो वाटर बाउंड मैकेडम इन लाइट रेनफॉल एरिया 2.5%, भैया 2.5% है तो याद करिएगा 1/40 हो जाएगा, जो भी हो जाएगा 40 होगा वैसे, ठीक, समझ आ गई बात, बोलो हाँ, ठीक है, पहली चीज। अब सर दो चीजें और ध्यान रखनी है, ये टेबल आप याद कर लेंगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, याद करना भी है सर। एक ये जो नोट है ना, बस ये कैम्बर का समझ लो आखिरी नोट है, और इस नोट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अच्छा सर ये रोड बन गई, सर क्या बन गई, रोड बन गई, सर रोड पे क्या चल रही है, गाड़ी चल रही है, सर हवा में नहीं चल रही, रोड पे ही चल रही है, टेंशन मत लें, कहीं आप जज्बाती हो जाए, कहीं सर हवा में गाड़ी उड़ा रहे हैं, ठीक है, नहीं ठीक है सर। ये रोड होता है जिसको मैं कहता हूं कैरिज वे, जो एक्चुअल में सरफेस होती है इस पे गाड़ी, सर कैरिज वे के बगल में रफ सरफेस होता है, क्या होता है सर, कैरिज वे के बगल में क्या होता है, एक रफ सरफेस होता है। अब इतना भी स्लोपी नहीं होता, लेकिन आपने यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि एक जो मिट्टी विट्टी का थोड़ा खुरदुरा पदार्थ होता है, फिर यहाँ पे नालियां वगैरह बनी होती हैं, यहाँ पे ड्रेन बना होता है, नाली रहती है, समझ रहे हो। तो मेन जो रोड है, उस मेन रोड के बगल में दोनों तरफ में सपोर्ट होता है, शोल्डर होती है, शोल्डर होती है, समझ रहे हो, शोल्डर यानी कि जो रफ यूज के लिए काम आती है, इट इज नॉट फॉर द डेली यूज। जैसे आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो मेन रोड से हटा के इधर ये मिट्टी वाले सरफेस पोर्शन पे ले आओ, आपको फोन आ गया, आपको रुकना है, बात करनी है, तो एक काम करो यहाँ से इधर रुक जाओ, बात कर लो, ठीक है। तो सर जो इसका स्लोप है ना, इस वाले का स्लोप कितना होगा सर, तो इसका स्लोप तो रोड से भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, अरे यार रोड से पानी निकल के आया, और रोड से पानी निकल के तो कहाँ आएगा, शोल्डर पर आएगा, शोल्डर पर आएगा, और शोल्डर से जल्दी से निकाल के नाली में भेजो पानी, शोल्डर से जल्दी से निकाल के नाली में पानी भेजो, तो जो शोल्डर है, जो मेन रोड के किनारे है, उस पे जो स्लोप होगा सर वो ज्यादा होगा, रोड से भी ज्यादा होगा, रोड से भी ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां तो एकदम रिस्क नहीं ले सकते, वो तो वैसे ही कच्ची रोड है, खराब रोड है। कितना ज्यादा होगा सर, 0.5% तो ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में 3% से कम नहीं हो सकता। मतलब अगर ये 2% है तो 0.5% ज्यादा 2.5% तो हुआ नहीं, इसको 3% होना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी स्थिति में, चलो ठीक है मैं कहता हूं कि ये 2% है तो ये 2.5% होगा, शोल्डर 2.5% होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में 3 से कम नहीं हो सकता, तो 3 होगा। सर ये 3 है तो ये 3.5, ये 4 है तो ये 4.5, 5 है तो 5.5, ये 5.5 है तो 6, बहुत ज्यादा हो गया इतना, लेकिन बता रहा हूं कि ये 3 से कम नहीं होगा। अगर ये 2 है तो भी ये 3 होगा, ये 1.5 है तो भी ये 3 होगा, 3 से कम नहीं हो सकता। इसको भी याद रख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पे डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो दिस इज इट इन दिस क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी थी कुछ बेसिक एलिमेंट्स की क्लास। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, व्हेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि इन पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे, और एमसीक्यूज करने के बाद हम थोड़ा सा इन चीजों को और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। सो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करिए, गुड बाय।